Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is your X-ray analysis of UP PCS 2024 पेपर. ओके, 2024 को हम लोग बिल्कुल आज अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्या चीज़ें, क्या ट्रिक्स वर्क करती हैं, क्या नहीं करती हैं, है ना? किस किस चीज़ को लोग लेके हाइप बनाई गई है कि ये चीज़ें सही होती हैं, बट वो एग्जैक्टली में सही नहीं होती हैं, उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले तो डिस्क्लेमर यही है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कॉमन सेंस, है ना? कॉमन सेंस एंड नॉलेज। इसके ऊपर कुछ नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बट जहाँ पे जिन लोगों के 10 से 15 नंबर लगभग कम रह जाते हैं कट ऑफ से, उसके लिए ये वीडियो है। बाकी जिनका नॉलेज के बेस पे पेपर निकल रहा है, उनको ये वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जिनके 10 से 15 नंबर रह जाते हैं, तो उनको थोड़ा पुश चाहिए होता है। 10 से 15 क्वेश्चंस का पुश चाहिए होता है कि किसी तरह जुगाड़ करके हम लोग ये जो कट ऑफ बैरियर है, जिसको हम लोग बार-बार 10 से 15 नंबर से रह जा रहे हैं, तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तिगड़म होती है ना? अब व वही चीज़ होती है, जब हमारा एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमें जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो वही सब जुगाड़ ये सब होती हैं, ट्रिक्स, एलिमिनेशन और कुछ नहीं होता। और ये सब बेस्ड किस पे होती हैं? कॉमन सेंस पे ही होती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ महा एनालिसिस कुछ कर दिए हो कि हर बार ये चीज़ें वर्क करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ना? सब प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, प्लस कॉमन सेंस लगाओ, बस यही सब होता है इसमें, ठीक है? सबसे पहले जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें होती हैं, जो सबको पता होती हैं, पूरा यूट्यूब उसी से भरा हुआ है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं एक बार जल्दी-जल्दी। जैसे कि देखो, पहली चीज़ क्या होती है, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस जहाँ पे दिख जाएँ, है ना? तो उनमें से ही आंसर ज़्यादातर करेक्ट होते हैं। हर हर बार हम यही बोलेंगे कि ज़्यादातर करेक्ट होते हैं, नॉट 100% श्योर, है ना? ये 100% आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि होंगे ही, बट जहाँ पे हमको रिस्क लेना है, तो फिर लेना है, ठीक है? तो जहाँ पर सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस दिख जाएँ, तो वो वहाँ पे हमें रिस्क लेना है उन्हीं 2 ऑप्शंस में। जैसे देखो एग्ज़ाम्पल में, एक ये क्वेश्चन आया था कोविड-19 वाला, है ना? वैसे तो ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, बट मान लो मैं नहीं बताया, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लोग सिमिलर लुकिंग उससे सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस देखो। देखो इसमें सार्स है ना? इसमें भी सार्स है, तो प्रोबेबिलिटी है ना कि इन दोनों में से कोई होगा, है ना? चलो अभी भी हमको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन-सा होगा। फिर देखो यहाँ पे कोव 2 लिखा है, यहाँ पे भी कोव 2 लिखा है ना? तो एक बार हमको सिमिलैरिटी इन दोनों में दिख गई, एक बार इन दोनों में दिख गई, तो अब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? इसी की हो गई, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है? क्योंकि 2 बार कॉमन हो गया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है? यही चीज़ हम लोग आगे जाके जब क्रोनोलॉजी एंड टेबल्स वाली देखेंगे, उसमें भी यही चीज़ देखेंगे, बट वहाँ पे एक ट्विस्ट है ना? तो उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप वो ट्विस्ट आपने मिस कर दिया, तो फिर सारे के सारे आंसर गलत ही करके आओगे, ठीक है? एक देखो एग्ज़ाम्पल, ये स्पीड वाला है ना? वैसे तो ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है ना? बट देख लेते हैं यहाँ पे, यही इसी सेम क्वेश्चन के मतलब इसी फ़ॉर्मूले के बेस्ड के ऊपर इन लोग ने सीसैट में भी दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है? तो आँख और बिल्कुल कान खुले रख के रखोगे, अगर आपने ये यहाँ पे पढ़ा होता, है ना? पढ़ा क्या होता मतलब सॉल्व करके निकाला होता, तो जब आप सीसैट देने जाते, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करता, अरे ये तो हम पेपर 1 में ऑलरेडी लिख के आए हैं, तो आपका 2 सेकंड में आंसर निकल आता उसका, ठीक है? अब मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस देख रहे हैं, देखो। इसमें भी देखो ऊपर V1 V2 है, इसमें भी V1 V2 है ना? और नीचे भी देख लो V1 प्लस V2 है, यहाँ पे भी V1 प्लस V2 है ना? और इसमें तो ऊपर की साइड है, तो कॉमन किसमें ज़्यादा हुआ? इन दोनों में कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है? उसके बाद तो आपका ये नॉलेज का गेम है। फिर देखो एक और देख लेते हैं चलो, ये कोरल ब्लीचिंग वाला है। इसमें देखो, एक जगह टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ की बात कर रहा है, एक जगह टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात कर रहा है ना? मतलब दोनों जगह टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो हो सकता है इन दोनों में से कुछ ऑप्शन हो, है ना? आंसर हो। फिर देखो यहाँ पे दोनों जगह इंक्रीज़ इंक्रीज़ लिख दिया स्टार्टिंग में ही, है ना? तो हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़ करना चाह रहा हो। तो अगेन वही चीज़ जैसे यहाँ पे थी ना, एक बार इन दोनों में कॉमन मिल गया और एक बार सी और डी में कॉमन मिल गया। वही चीज़ यहाँ पे हो गई। टेम्परेचर, टेम्परेचर, इंक्रीज़, इंक्रीज़। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई? बी की ज़्यादा हो गई, ठीक है? तो ये होते हैं सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट टाइप देखते हैं जेनेरिक स्टेटमेंट, है ना? ये भी सभी को पता है, वही चीज़ें हैं। जो स्टेटमेंट जेनेरिक हैं, मतलब जिनको प्रूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको हम लोग सही मान के चलते हैं, ठीक है? ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो, उसको पढ़ के ही अटपटा-सा लगे, तो समझ जाओ वो गलत है, ठीक है? क्योंकि इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है, उस ऐसा तो है नहीं वो एंशिएंट हिस्ट्री से खुद उठा के लाया है फैक्ट। वो भी कहीं न किसी बुक से ही तो पढ़ता होगा। है ना? तो किसी न किसी बुक के पैराग्राफ से वो डायरेक्ट उठा के आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट रख देता है। अब अगर उसको गलत बनाना है, तो उस पैराग्राफ को हल्का-सा उसको ट्वीक करना पड़ेगा, है ना? छेड़खानी करनी पड़ेगी और छेड़खानी के चक्कर में वो एकदम ऐसा आर्टिफ़िशियल स्टेटमेंट लगने लगता है। तो आपको वही ढूँढना है कि आर्टिफ़िशियल तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल जेनेरिक लग रहा है या आर्टिफ़िशियल लग रहा है। अगर जेनेरिक लगे तो फिर सही मान लेंगे, आर्टिफ़िशियल लगेगा तो गलत मान लेंगे। देखो जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर रेफरेंसेस
ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, है ना? सिर्फ रेफरेंसेस की बात कर रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है कि थे, नहीं थे, एग्ज़ैक्टली कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें रेफरेंस की बात कर रहा है। तो हाँ, रेफरेंसेस तो हो सकते हैं ना, वो भी न्यूमरस लिखा है, एग्ज़ैक्ट नहीं लिखा है ना? न्यूमरस मतलब बहुत सारे, तो ये बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही हो सकती है, इसको गलत प्रूफ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर देखो, देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक्स, है ना? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, गुड्स एंड ट्रैफिक्स के एंट्री पोर्ट्स तो होंगे ही होंगे, नहीं तो फिर ट्रेड वगैरह कहाँ से होगा? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, बोथ 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ये देख लो, बैरम खान के बारे में जो बोला है, अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान, है ना? तो हो सकता है ये, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट हमें मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है सेकंड स्टेटमेंट में। दिस टाइटल वाज़ नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज़ वज़ीर ऑफ एम्पायर। कुछ पढ़ने में देखो अजीब लग रहा है, नॉट एक तो लिखा है ना? और जहाँ पे ये नॉट दिख जाए, है ना? तो वहाँ पे तो वैसे ही हमें अलर्ट हो जाना है। अब देखो, ये इस टाइप की स्टेटमेंट वो क्यों ही देगा, है ना? अगर उसको देना ही होता है कि उसका टाइटल किस टाइम पर मिला है, तो सीधे वही स्टेटमेंट लिख देता कि उसको जो टाइटल मिला है वो इस टाइम पे मिला है। ये गलत स्टेटमेंट क्यों बनाएगा कि इस टाइम पे नहीं, यहाँ पे मिला है ना? वो भी नॉट लिख के, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल स्टेटमेंट लग रही है, तो इसको तो आप पक्का ही गलत कर सकते हो, ठीक है? 1 के बारे में हमें नहीं पता, बट हमको ये पता है कि सेकंड हम लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है? तो आप 50-50 तक पहुँच जाओगे। फिर नेक्स्ट देखो, है ना? ये आपने कहीं नहीं देखी होगी। देखी भी होगी तो इस नाम से नहीं देखी होगी, बी रेसिस्ट इन एग्ज़ाम, है ना? मतलब एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल रेसिस्ट बन जाना है, उनके नाम से उनको जज करना है ना? इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से निकल आते हैं, ओके? देखो, इसका मतलब क्या है? जैसे इसको देखो, है ना? ये क्वेश्चन है, ये हमको नहीं पता है, इसमें से एक भी नाम हमने नहीं सुना है, ना हमको कुछ आता है। बट हमको ये पता है मालाबार रीजन कहाँ पे है, ये साउथ में पड़ता है ना? और हमको साउथ के नेम्स पता हैं कि किस टाइप के होते हैं, है ना? जैसे राधाराम, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नॉर्थ में होता है। ये ऐवाज़, मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज़, ये मुस्लिम नेम हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट स्टेट साइड में होता होगा। फिर ये जगबंधु विद्याधर महापात्रा, ये बंगाल साइड लग रहा है, महापात्रा साइड, ये सब उधर ही होते हैं, ओडिशा, बंगाल साइड, ओके? तो एक ही बच रहा है फिर ये एडचना कुंगन, ये कुछ अजीब-सा नाम भी लग रहा है, तो हो सकता है साउथ का होता हो। तो सी को हम लोग मैच कर देंगे 1 से। इसी का मतलब होता है कि हमें रेसिस्ट बन जाना है, उनको उनके नाम से जज करना है, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग सी को 1 से मैच करेंगे, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये डी वाला, ओके? उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया ये महापात्रा, ये किधर साइड होता है? बंगाल साइड होता है ना? और हमको पता है कि पाइका जो रिवोल्ट था, वो अपना कहाँ पे हुआ था? वो ओडिशा में हुआ था, ठीक है? तो ओडिशा, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब एक ही रीजन पड़ता था, ठीक है? तो ये पाइका महापात्रा, मतलब ए का 4 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग आंसर में आ जाएँगे, ठीक है? सिर्फ हम लोग रेसिस्ट बन के इसका आंसर निकाल देंगे। वैसे ही एक देख लो, ये वाला भी देख लो, इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमको पता है, देखो पहले स कंट्रीज़ के नेम पढ़ो, आइसलैंड, है ना? यूरोप में हो गया, लिथुआनिया, पनामा, है ना? और एक ये वियतनाम। ये वियतनाम सबसे अलग दिख रहा है हमको। कहाँ का है? साउथ एशिया का, है ना? और साउथ एशिया में नाम हमको पता है क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? चाइनीज़ टाइप होते हैं ना, जिनको प्रोनंसिएशन ही बिल्कुल एकदम अजीब-सा होता है। तो इसमें देखो प्रोनंसिएशन चाइनीज़ टाइप कौन-सा दिख रहा है? गितानस नोसेदा, लुओंग कुओंग, हल्ला तोमास दीरा, जोस रॉल मोलिना, है ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ नेम यही हमको लग रहा है, लुओंग कुओंग, है ना? तो बस इसी को ही जैसे आप इससे मैच करोगे बी का 2, तो बी का 2 एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी से आते हैं, जिसको आप रेसिस्ट बन के तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये तो कुछ बिल्कुल बेसिक तरीके थे, है ना? अब हम लोग देखो एक एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, बस टिक लगाना होता है। ये ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं। है ना? इनको तो गलत बिल्कुल करना ही नहीं है, ये तो नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन 26 आते हैं, ये डॉट्स जो लगे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स हैं बस और कुछ नहीं, ठीक है? फिर पेयर नॉट करेक्ट इस टाइप के भी आते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी नॉट लिखा हो ना क्वेश्चन में, उसको वहीं पे गोला लगा लेना, है ना? क्वेश्चन पेपर में ही सर्कल कर लेना, क्योंकि बहुत बार बहुत बहुत सारे बच्चों से ये गलती होती है कि वो नॉट को भूल ही जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल सही करते हैं, बट नॉट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन में नॉट दिख जाए, उसको तुरंत सर्कल करना है, इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? बिल्कुल बेसिक सी बात है, बट बहुत अच्छे-अच्छों की गलती हो जाती है यहाँ पे, ओके? तो इस टाइप के क्वेश्चन्स 11 आए थे, जिसमें ये नहीं पूछते हैं कि इनमें से कौन-सा पेयर नॉट करेक्ट है। 3 पेयर करेक्ट देंगे और 1 नॉट करेक्ट दे देंगे। तो उस टाइप के 11 क्वेश्चन्स आए थे, है ना? अब ये क्रोनोलॉजी और मैचिंग, इसको भी थोड़ा हम लोग साइड में रखते हैं। ये अजीब-सी ड्राइंग क्या है, इसको भी हम लोग ध्यान से अभी समझेंगे, ठीक है? असर्शन रीज़न देखते हैं। इसके टोटल 18 क्वेश्चन्स आए थे। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फ़ॉल्स, है ना? या तो फिर दोनों ट्रू हो, बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी सही हो, या तो बोथ ट्रू हो बट एक्सप्लेनेशन गलत हो, और या तो ए ही गलत हो जाए और आर ट्रू हो जाए। तो सबसे ईज़ी वाला तो यही होता है, अगर ए आपको गलत दिख जाए तो फिर सीधा ए ही मार दो। तीनों आप एक ही बार में एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है?
अब ये एनालिसिस ये करने का क्या मतलब है, डॉट्स मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ये आंसर था। तो इसमें एनालिसिस में हमको क्या पता चला कि कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है कि ये हमेशा गलत होता हो, ये हमेशा सही होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ हमको दिख रही है कि ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज़ करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो सबसे ज़्यादा है ना? तो अभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम आँख बंद करके इसको आंसर को टिक लगा देंगे। बट अगर किसी भी असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन में हम लोग 50-50 तक पहुँच गए हैं, है ना? और 50-50 में ये वाला ऑप्शन बच रहा है, तो फिर हम इसी को टिक लगाएँगे, ठीक है? ये एल्गोरिदम अपने दिमाग में बिठा लो। अगर हम 50-50 तक पहुँच गए हैं, किसी भी असर्शन रीज़न के क्वेश्चन में और उसके आगे हमें नहीं पता है, तो फिर हम टिक लगाएँगे बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज़ करेक्ट, अगर 50-50 में ये वाला ऑप्शन है तो, ठीक है? तो ये एक एक तो चीज़ ये हो गई। फिर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट होती हैं। 2 स्टेटमेंट होती हैं, उसमें पूछते हैं कि 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं या दोनों ही गलत हैं, ठीक है? तो इस टाइप के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, इस टाइप के 37 क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? उसमें भी अगेन देखो कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, बट हमको ये दिख रहा है कि बोथ 1 एंड 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना? मोर देन 50% के जो आंसर्स होते हैं वो बोथ 1 एंड 2 होते हैं। तो अगेन जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट इसमें लगाया था असर्शन रीज़न में, वही इसमें लगाएँगे। पहले तो हमें जाना है 50-50 तक किसी भी तरह, है ना? और 50-50 में अगर ये बच रहा है बोथ 1 एंड 2, तो फिर हम इसी को ही सही मानेंगे, ठीक है? और मोस्टली क्या होता है, जैसे ऊपर हम लोग ने देखा था ना वो जेनेरिक स्टेटमेंट वाला, उन्हीं में ही ये ल लगता है। तो अगर आपको कोई फैक्ट नहीं दिख रहा है ना? फैक्ट नहीं दिख रहा है या तो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मान के चलो बोथ 1 एंड 2 ही सही होगा, ठीक है? ज़्यादातर ये जितने भी ये वाले ऑप्शंस हैं और ये वाले ऑप्शंस हैं, या तो उसमें फैक्ट होता है ना? या तो फिर वो पॉलिटी के क्वेश्चन्स होते हैं और या तो फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों चीज़ों से सावधान रहना, अगर ये इन 3 चीज़ के क्वेश्चन में है, मतलब ये वाला अगर फॉर्मेट है, तो ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली बोथ 1 एंड 2 ही आंसर होता है, ठीक है? प्रूफ आपके सामने है, देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन्स करेक्ट हैं, ठीक है? ये ऑफिशियल आंसर की से है, हमने नहीं बनाया है। और बाकी फिर अदर तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आता है 1-2 करेक्ट है, 2-3 करेक्ट है, 1-2-3 करेक्ट है, उस टाइप के, तो उसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं इस चीज़ पे, क्रोनोलॉजी और मैचिंग, ये क्या चीज़ है? ये क्या ड्राइंग बनाई हुई है? तो देखो क्रोनोलॉजी के टोटल 13 क्वेश्चन्स आए हैं और मैचिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं, कितने? 25 क्वेश्चन्स, है ना? अब ये ड्राइंग क्या है? ये चीज़ समझते हैं। देखो, ड्राइंग का ही ये पूरी एनालिसिस है कि मैचिंग में कौन-सा कितने पे सही हुआ है और क्रोनोलॉजी में कितना सही हुआ है। इसको भी हम लोग ध्यान से भी समझेंगे। उसके पहले हम लोग ये मैचिंग समझ लेते हैं, है ना? ये जो ड्राइंग करी हुई है, वो क्या चीज़ है? उसके लिए देख लो, मान लो यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, है ना? ये किसका है? क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, ओके? तो इसमें ये ड्राइंग देखो कैसे बनाई जाती है। देखो, ए ऑप्शन है ना? बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ना? ये 4 हैं और पैटर्न यही रहेगा। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है? तो यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को हमने कुछ नहीं किया है, बस डॉट्स फॉर्मेट में लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? ए, बी, सी और डी, ठीक है? बस इसको हमने ऐसे ही लिखा है और कुछ नहीं किया है। इसके आगे देखो क्या किया है अब, वो समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, जैसे इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है ना? जैसे ये वाले जो ऑप्शन है 4, 3, 1 और 1, इसमें कॉमन ढूँढो, कॉमन कहाँ पे है? तो सी और डी में कॉमन है, पहले वाले कॉलम में, ठीक है? तो हम लोग सी और डी में ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है? एक तरह जैसे हम लोग मैथ्स में वेन डायग्राम बनाते थे ना, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे, ओके? तो ये हमने कर दिया, अब ये हो गया, उसके बाद फिर आ जाओ सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन क्या है? 4, 2, 4 नहीं सॉरी 2, 2, 4 और 3, तो इसमें कॉमन कहाँ पे दिख रहा है? ये 2 और 2 में दिख रहा है ना? मतलब ए और सी में दिख रहा है, तो हम लोग ए और सी पे सर्कल लगा देंगे। तो देखो ए और सी पे हमने ऐसे सर्कल लगा दिया, ठीक है? अब यही काम हम लोग नेक्स्ट करेंगे सी और डी के लिए। चलो करते हैं। देखो सी में क्या है? 3, 3, 1 और 2, कॉमन कहाँ पे दिखा है? यहाँ पे दिखा 3 पे, ठीक है? अगेन ए और सी पे, तो फिर ए और सी पे हम लोग एक सर्कल और बना देंगे, ऐसे, बना दिया? बस पता चलना चाहिए कि 2 सर्कल हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे ना बना दो कि लगे कि वो एक ही है, बस पता चल जाए हम लोग को खुद को कि वो 2 सर्कल हैं, ओके? अब चलो लास्ट ऑप्शन बचा डी वाला, उसको भी देखो 1, 2, 4 और 4, मतलब 4 और 4 यहाँ पे है, सी और डी पे। तो अगेन हम लोग सी और डी पे एक सर्कल और बना देंगे, ठीक है? तो यही चीज़ होती है। अब जैसे लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, है ना? जिस पे सबसे ज़्यादा सर्कल आया हो, जैसे ए वाले पे देखो 2 सर्कल आए हैं, है ना? और डी वाले पे भी देखो 2 सर्कल आए हैं और सी वाले पे 0 आया है और डी जो सी वाला है, उस पे देखो 4 बार आया है। 1, 2 और 1 बार ये वाला और 1 बार ये वाला, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? 4 की होनी, सॉरी ये सी वाले ऑप्शन की होनी चाहिए, है ना? बट इसमें देखो आंसर ए है।
यही हम चीज़ बोल रहे थे कि जो पूरे यूट्यूब पे चल रहा है ना, कि टेबल वाले में आप प्रोबेबिलिटी देखो और वही वाला आंसर लगा दो। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे टेबल वाले में, है ना? कहाँ पे होता है उसकी बात भी करेंगे। बस अभी ये समझो कि टेबल वाले में, क्रोनोलॉजी वाले में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ये पहले चलता था, 2022 तक, 2023 तक चलता था। तब हम लोग भी पढ़ाते थे कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। बट 2024 का आप पेपर ठीक से एनालाइज़ करोगे तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं अब, ठीक है? एक बार हम लोग इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं ड्राइंग को, कि कैसे बनाई जाती है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इसी को ही ले लेते हैं, जैसे ये क्रोनोलॉजी वाला है ना, तो इसी को ही ले लेते हैं। देखो, ए, बी, सी और डी, जल्दी से बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले ए वाला कर, देखो ए में क्या है, 4, 1, 2, 3, मतलब कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है? 1 हमें बनाना ही नहीं। फिर देखो 3, 2, 1, 4, फिर से कुछ कॉमन है? नहीं है, तो इसको भी हटा दो, भूल जाओ। फिर देखो 2, 3, 4, 1, फिर से कुछ कॉमन नहीं है ना? और लास्ट में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे तो हम लोग वैसे भी ये चीज़ नहीं लगा पाएँगे, है ना? तो इसको हटा दो। एक किसी और पे ट्राई कर लेते हैं, चलो इसी पे ही कर लेते हैं, है ना? वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है सेंसस का, बट हमको भी ये चीज़ वेन डायग्राम वाली प्रैक्टिस करनी है ना? तभी हम लोग आगे जाके एनालिसिस समझ पाएँगे। अब इसमें देखो क्या है, 3, 1, 1, 3, है ना? तो इसमें 2 जगह कॉमन आ गया, मतलब बी और सी में कॉमन आ गया, ए और डी में आ गया। तो हम लोग दोनों सर्कल बनाएँगे, इन दोनों को बनाएँगे और इन दोनों को बनाएँगे, ऐसे बनाएँगे, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट देखो 4, 3, 3, 1, है ना? तो 3 कॉमन आ गया इन दोनों में, बी और सी में। तो बी और सी में एक बार और बना दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 2, 2, 2, 3 में 2 कॉमन है और यहाँ पे 4 है ना? तो 3 वाले को कैसे बनाएँगे? जैसे बनाते हैं वैसे बनाएँगे। देखो, तीनों को कवर कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है? अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? इसकी 1 और 2, है ना? इसमें देखो 1 और 2, इसमें देखो ये इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और हाँ, 2 ही होगी। इसमें देखो सी वाले में कितनी होगी? 1, 2 और ये वाली 3। तो इसमें सी की प्रोबेबिलिटी देखो सबसे ज़्यादा आ रही है ना? उसी के ऊपर है सबसे ज़्यादा, बट आंसर देखो डी है। अगेन देखो प्रूव हो रहा है कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो इस चीज़ों के ऊपर बिल्कुल इतने रिलाय मत कर जाना कि अपने नॉलेज और कॉमन सेंस को ही भूल जाओ, ठीक है? नॉलेज के आगे इन सब चीज़ों को बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अब ये चीज़ें हम लोग जब समझ गए हैं, तो हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, है ना? तो वही ये ड्राइंग है, सारे क्वेश्चन्स के जितने भी 2024 में जितने भी क्वेश्चन्स आए थे क्रोनोलॉजी के और मैचिंग के, दोनों के अलग-अलग थे, बट पैटर्न दोनों का सेम ही होता है, 4-4 ऑप्शन होते हैं, अरेंज करना होता है हमको, है ना? तो उसमें क्या किससे किस-किस पे बन रहा था और किस-किस पे नहीं भी बन रहा था, वही ये ड्राइंग बनी हुई है और कुछ नहीं। इसी को ही अगर थोड़ा सिम्प्लीफाई करके हम लोग एक्सेल में अगर डालेंगे, तो ऐसा कुछ निकल के आता है। देखो ये मैचिंग के सारे क्वेश्चन्स हैं, है ना? अब इसमें भी देखो वही है, ए ऑप्शन पे कितने सर्कल आ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था ना, तो वही चीज़ है कि ए पे 2 बार सर्कल आ रहा है, बी पे 2 बार आ रहा है, सी पे 2 बार आ रहा है और डी पे 4 बार आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि डी की प्रोबेबिलिटी हाई है ना? डी की प्रोबेबिलिटी हाई है और वही आंसर है, ठीक है? अगेन देखो यहाँ पे 1 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए की प्रोबेबिलिटी 1 है, बी की 2 है मतलब 2 बार उसके ऊपर सर्कल आ रहा है, वो चीज़ है ना? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे 3 बार मतलब 3 ऑप्शन में 2, 2, 2 था और 2 ही हाई है प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 और 2 में कौन-सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? 2 है, तो 2 के ही सही है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि किसमें हाई की है, किसमें मिड की है, किसमें लो की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इससे हमको कंक्लूज़न क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि लो प्रोबेबिलिटी, है ना? मतलब ऐसे ऑप्शन सही हो रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना? जिस पे कम सर्कल आ रहे हैं, ऐसे आंसर 6 सही थे और मिड वाले में 7 सही थे और हाई वाले, जिसको सब लोग यूट्यूब वाले दिखाते हैं, ये आपको यही 10 क्वेश्चंस दिखा देंगे और देखो कि मतलब बोलेंगे कि देखो, हाँ, हर जगह अप्लाई हो रहा है। बट ये जो 6 और 7 क्वेश्चंस है, ये कोई नहीं दिखाता है, ठीक है? तो इस पे भी ध्यान देना कि 6 और 7 क्वेश्चंस में गलत भी होते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हाई पे सही होने की, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इवन देखो अगर आप ये भी करोगे, सब में भी लगाओगे, तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 7.54 प्लस मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट प्लस मिलेंगे। बट कितने क्वेश्चंस के वजह से मिलेंगे? मतलब कितने क्वेश्चंस पे मिलेंगे? 25 क्वेश्चंस, मतलब आपको 25 क्वेश्चन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको सिर्फ 7.5 नंबर मिलेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जहाँ पे ये मैचिंग वाली होती है चीज़, वहाँ पे ये चीज़ वर्क बहुत कम करती है। सिर्फ देखो 25 में सिर्फ 10 क्वेश्चन में वर्क करी है। तो ये वाइज़ डिसीज़न नहीं होगा कि हम लोग इस पे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें। कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं इसको? पहले अपनी सबसे पहले नॉलेज ऊपर रखो, फिर कॉमन सेंस ऊपर रखो, उसके बाद जो भी डिड्यूस हो, है ना? अगर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ रही है फिर भी, है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए, तब कहीं जाके ये सब चीज़ें देखो।
ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में सेम चीज़। इसमें थोड़ा मामला ट्विस्ट हो जाता है ना? क्या हो जाता है? इसमें हाई की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लो की देखो एक ही क्वेश्चन सही हुआ है ना? मतलब टोटल इसमें 13 क्वेश्चंस थे क्रोनोलॉजी बेस्ड, उसमें लो वाले की सिर्फ 1 प्रोबेबिलिटी है और जबकि हाई की 8 है, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ वर्क करती हैं, ओके? बट ऐसा इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% वर्क करें, बट हाँ, यहाँ पे जो रिस्क रेशियो है वो अच्छा है। तो क्रोनोलॉजी वाले में आप अपने चांसेस ले सकते हो, बट ये जो मैचिंग वाले हैं, उसमें रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, ओके? उसमें पहले नॉलेज रखो, फिर कॉमन सेंस रखो, फिर भी ना आए तो छोड़ दो एक बार को, बट गलत मत करो, ओके? तो इसमें देखो, इसमें अभी आप देखो मार्क्स 8.43 प्लस होंगे, बट कितने क्वेश्चंस पे? 13 क्वेश्चंस पे, वहाँ पे 25 क्वेश्चंस में सिर्फ 7.5 नंबर मिल रहे थे। यहाँ पे हमको सिर्फ 13 क्वेश्चन में 8.5 नंबर मिल जाएँगे, ओके? मतलब 13 में से 8 क्वेश्चन सही हो जाएँगे अगर हम लोग ये वाला पैटर्न अपनाएँगे। समझ गए? आई होप जो बात बताना चाह रहे थे वो चीज़ क्लियर होगी कि मैचिंग में ये जो प्रोबेबिलिटी वाले जो लोग गेम खेलते हैं, उसको खेलना बंद कर दो, है ना? अब वो 2024 में तो एटलीस्ट नहीं वर्क करी थी, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना और क्रोनोलॉजी वाले में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो उस चीज़ पे, ओके? चलो, वीडियो से कुछ इनसाइट्स मिले हो तो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एग्ज़ाम में, ये चीज़ें ध्यान रखना माइंड में बस, ठीक है? चलो, बाकी टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो, कीप रिवाइज़िंग।